एक सुनसान रेलवे स्टेशन, चारों तरफ फैला कचरा और उस कचरे पर बेखौफ राज करते हजारों चूहे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और अनहोनी का साया मंडरा रहा था। इसी स्टेशन पर टिंग, उसके पिता सू और छोटा भाई शहर जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। पास ही भारी हथियारों से लैस सैनिक तैनात थे, मानो किसी बड़ी आफत की आहट पहले ही मिल चुकी हो। अचानक सामने वाली पटरी पर बिना किसी सिग्नल या सूचना के एक रहस्यमयी ट्रेन आकर रुकती है। रेलवे कर्मचारियों के होश उड़ जाते हैं। सू खिड़की से उस ट्रेन को घूर रहा होता है। जैसे ही अधिकारी उस ट्रेन का एक डिब्बा खोलने की कोशिश करते हैं, अंदर से इंसानी लाशों के सड़े गले हाथ बाहर लटक जाते हैं। सू की रूह कांप उठती है। अधिकारी हिम्मत जुटाकर जब दूसरा डिब्बा खोलते हैं तो जो नजारा सामने आता है उसने पूरे प्लेटफॉर्म की चीखें निकाल दी। लाखों भूखे चूहे मरी हुई लाशों के साथ झरने की तरह बाहर गिरते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, टिंग और उसके परिवार की ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन के अंदर भी स्थिति सामान्य नहीं थी। खिड़की से बाहर झांकने की मामूली सी बात पर एक गुंडा सू से उलझ पड़ता है और मारपीट करने लगता है। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो शैन की। शैन बिना एक पल गंवाए गुंडे की कलाई पकड़ता है और उसे इतनी जोर से मोड़ता है कि पूरे डिब्बे में उसकी चीख गूंज उठती है। शैन की इस बहादुरी को देखकर टिंग का दिल उसकी तरफ झुकने लगता है और दोनों बातें करने लगते हैं। लेकिन असली तबाही तो पीछे वाले डिब्बों में पक रही थी। सू टहलते हुए पीछे जाता है, जहां अमीर यात्रियों के बीच उसे अपनी बड़ी बेटी लिंग दिखाई देती है। लिंग अपने प्रेमी जैन के साथ भाग चुकी थी। सू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना टूटने के गम में सू और लोहे की हथकड़ी से बांध देते हैं। रात गहराने लगती है। यात्री नींद की आगोश में जा रहे थे। तभी टिंग का छोटा भाई ऊपर की छत से कुछ अजीब सरसराहट सुनता है। मासूम बच्चा उस खौफनाक आवाज का पीछा करते हुए डिब्बे के आखिरी कोने में पहुंचता है, जहां एक काला बैग बुरी तरह हिल रहा था। डरते डरते बच्चा जैसे ही उस बैग की जिप खोलता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बैग में से सिर्फ एक बिल्ली निकलकर भागती है और बच्चा राहत की सांस लेता है। लेकिन यह राहत सिर्फ कुछ पलों की थी। अगले ही सेकंड आखिरी डिब्बे से किसी आदमी की रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई देती है। रेलवे अधिकारी दौड़कर वहां पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस आदमी के पूरे शरीर को हजारों चूहों ने जिंदा नोच रखा था। देखते ही देखते वे खूंखार चूहे अधिकारियों पर भी टूट पड़ते हैं। भगदड़ में हथकड़ी की चाबी सू के पैरों के पास गिर जाती है। सू बदहवास होकर चाबी उठाकर हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है, जबकि उसकी आंखों के सामने दोनों अधिकारी तड़प तड़प कर चूहों का निवाला बन जाते हैं। इसी बीच आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं और पूरी ट्रेन में गहरा अंधेरा छा जाता है। रोशनी के खत्म होते ही चूहों का आतंक 100 गुना बढ़ जाता है। अमीर यात्रियों वाले डिब्बे में भी अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। एक यात्री गुस्से में डंडा उठाकर छत की लाइट पर मारता है, लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। छत का वो हिस्सा टूट जाता है और आसमान से बारिश की तरह लाखों भूखे चूहे यात्रियों के मुंह पर गिरने लगते हैं। चीख पुकार और बदहवासी का माहौल बन जाता है। लोग जान बचाकर आगे वाले डिब्बों की तरफ भागते हैं। झेंग अपनी जान बचाने के लिए लिंग का हाथ पकड़कर खींचता है, लेकिन लिंग रोते हुए चिल्लाती है कि उसके पापा और बहन पीछे छूट गए हैं। झेंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे घसीटते हुए आगे ले जाता है। दूसरी तरफ सू किसी तरह हथकड़ी खोलकर बाहर निकलता है और सीटों के ऊपर से छलांग लगाते हुए अपने परिवार के पास पहुंचता है। टिंग उसे बताती है कि उसने लिंग को आगे भागते देखा था। सू समझ जाता है कि ये मौत का जाल पूरी ट्रेन में फैल चुका है। वह सबको डिब्बा खाली करने को कहता है, लेकिन कुछ घमंडी यात्री उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि चूहों से भला क्या डरना। शैन और टिंग सू की बात पर यकीन करते हैं और उसके पीछे भागते हैं और ठीक 5 सेकंड बाद वही डिब्बा लाखों चूहों का भयानक समुद्र बन जाता है। जो लोग हंस रहे थे वे अपनी ही चमड़ी छिलवाते हुए गिड़गिड़ा रहे थे। अब लोग एक एक डिब्बा पार करते हुए इंजन की तरफ भाग रहे थे और उनके पीछे चूहों की काली लहर किसी भूखे अजगर की तरह पीछा कर रही थी। तभी आगे पहुंचे झेंग के पिता अपनी जान बचाने के लिए अगले डिब्बे का भारी दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। पीछे तड़पते लोग मदद के लिए दरवाजा पीटते रह जाते हैं, पर इंसानियत पूरी तरह मर चुकी थी। दरवाजे के दूसरी तरफ तड़पते इंसानों की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन झेंग के पिता के दिल में रत्ती भर भी रहम नहीं था। लिंग रो रो कर अपने पिता और बहन के लिए दरवाजा खोलने की भीख मांगती रही।
पर झेंग चुपचाप बुजदिलों की तरह खड़ा रहा। उधर मौत के मुंह से निकलते हुए सू, टिंग और शैन आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी ट्रेन के लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है कि खतरे को रोकने के लिए पीछे के डिब्बों को अलग किया जा रहा है, यानी जो जहां है वहीं जिंदा दफन हो जाएगा। शैन बिना वक्त गंवाए इमरजेंसी हैच तोड़ता है और ट्रेन की तपती छत पर चढ़ जाता है। वह एक एक करके टिंग और उसके छोटे भाई को ऊपर खींचता है। सू पीछे देखता है तो चूहों का झुंड लकड़ी के मजबूत दरवाजों को गत्ते की तरह फाड़कर आगे बढ़ रहा था। सू अपने बेटे को ऊपर फेंकता है और खुद भी छत पर चढ़ जाता है। तभी नीचे से एक बदहवास यात्री सू का पैर पकड़कर मदद की गुहार लगाता है। सू पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नीचे का दरवाजा टूट जाता है। अगले ही पल हजारों चूहे उस आदमी के जिस्म पर छलांग लगा देते हैं। सू के हाथों से उसकी पकड़ छूट जाती है और वह आदमी चीखते हुए चूहों के गड्ढे में गायब हो जाता है। उसकी दर्दनाक चीख छत पर मौजूद हर इंसान की रूह कंपा देती है। भूखे चूहे अब ट्रेन की छत पर भी चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे सीधे सूरज की तेज धूप में आते हैं, उनका शरीर तड़पने लगता है और वे झुलस कर नीचे गिरने लगते हैं। सू की पैनी नजर तुरंत इस कमजोरी को पकड़ लेती है। वह जोर से चिल्लाता है, सब लोग धूप में ही रहो, ये शैतान अंधेरे के गुलाम है। अब जिंदगी और मौत का खेल ट्रेन की छत पर चल रहा था। तेज चलती ट्रेन की छत पर लोग एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे पर छलांग लगा रहे थे, लेकिन तभी एक भयानक हादसा होता है। ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा कटकर अलग होने लगता है और दो डिब्बों के बीच का फासला तेजी से बढ़ने लगता है। टिंग खौफ से चिल्लाती है, पापा जल्दी। सही वक्त पर शैन और टिंग उसका हाथ लपक लेते हैं और पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। उसी पल पीछे वाला डिब्बा पटरी से उतरकर एक जोरदार धमाके के साथ खाई में जा गिरता है। उसमें मौजूद सैकड़ों लोग हमेशा के लिए मौत की आगोश में समा जाते हैं। अब ट्रेन में सिर्फ 2 डिब्बे बचे थे। जैसे ही सू नीचे उतरकर अंदर आता है, लिंग रोते हुए अपने पिता के गले से लिपट जाती है। बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो जाता है और पुरानी सारी कड़वाहट आंसुओं में बह जाती है। लेकिन यह सुकून सिर्फ कुछ मिनटों का मेहमान था। अचानक कोने में बैठा एक यात्री जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और शरीर नीला पड़ने लगता है। मेडिकल की छात्रा होने के नाते लिंग तुरंत लोग पागलों की तरह अपने कपड़े उतारकर अपने शरीर की जांच करने लगते हैं। तभी सू की नजर अपने छोटे बेटे पर पड़ती है। उसकी मासूम पीठ पर चूहों के काटने के गहरे लाल निशान थे। सू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सू हिम्मत जुटाकर आगे आता है और बताता है कि वह हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता है। अगले स्टेशन के पास एक बड़ा सरकारी अस्पताल है जहां इस घातक वायरस का एंटीडोट मिल सकता है, लेकिन ट्रेन का सनकी अधिकारी साफ मना कर देता है कि ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी। डिब्बे में जान बचाने पर अड़े स्वार्थी यात्री। आखिरकार मौत के खौफ के आगे सबको झुकना पड़ता है और फैसला होता है कि ट्रेन को अगले सुनसान गांव के स्टेशन पर रोका जाएगा। जब ट्रेन उस वीरान स्टेशन पर रुकती है तो और 2 अन्य बहादुर यात्री उस खौफनाक गांव में दवा ढूंढने के लिए कदम रखते हैं। चलते चलते वे एक खुले मकान के सामने से गुजरते हैं, जहां अंदर का नजारा देखकर टिंग की चीख निकल जाती है। छत से एक ही परिवार के 3 लोगों की लाशें फांसी के फंदे पर झूल रही थीं। फांसी पर लटकी लाशों का खौफनाक मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कांपते कदमों से आगे बढ़ते हुए जब वे मुख्य सड़क पर पहुंचते हैं तो वहां हजारों इंसानी लाशें बिखरी पड़ी थीं। हर शव का जिस्म ऐसे नोचा गया था मानो किसी आदमखोर झुंड ने उन्हें जिंदा चबा लिया हो। सू समझ जाता है कि यह घातक वायरस पूरे गांव को निगल चुका है। तभी शैन सामने वाली गली की तरफ इशारा करता है। वह नजरा देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। पूरी गली काली नदी की तरह बहते हुए लाखों चूहों से भरी हुई थी और उसी गली के ठीक दूसरे छोर पर खड़ा था सरकारी अस्पताल। सू की पैनी नजर तुरंत भांप लेती है कि चूहे सिर्फ इमारतों की छांव में जमा हैं और तेज धूप वाली जगहें पूरी तरह खाली हैं। सू सबको संभलकर चलने की हिदायत देता ही है कि अचानक आसमान में काले घने बादल छाने लगते हैं और सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है। रोशनी ढलते ही लाखों चूहे दीवारों, खंभों और ड्रेनेज पाइपों पर रेंगना शुरू कर देते हैं। जान बचाने के लिए सू, शैन और बाकी लोग जमीन छोड़ ऊपर लगे भारी लोहे के पाइपों को पकड़कर लटक जाते हैं। वह चीखते हुए सीधे नीचे चूहों के खौफनाक समंदर में जा गिरता है। महज 3 सेकंड के अंदर सैकड़ों चूहे उसकी चीखों को हमेशा के लिए शांत कर देते हैं। खौफ से कांपते हुए बाकी लोग बिना पीछे देखे अस्पताल की छत की तरफ भागते हैं और किसी तरह मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लेते हैं।
बाहर हजारों चूहे दरवाजे पर किसी लहर की तरह टकरा रहे थे। शैन बिना देर किए अपनी जेब से एक छोटा हैंड ग्रेनेड निकालता है और दरवाजे की दरार से बाहर फेंक देता है। एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। अस्पताल के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में रास्ता तलाशते हुए अचानक अंधेरे से निकलकर एक सूती कपड़े को डंडे पर लपेटकर आग जला लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर आग से चूहों को रोका जा सके। उधर ट्रेन में बैठे लोगों का सब्र जवाब दे रहा था। आसमान में घने बादलों के छाते ही चूहे ट्रेन की खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। जेंग के पिता घबराकर चिल्लाते हैं कि दवा लेने गए लोग अब कभी वापस नहीं आएंगे और ट्रेन चला देनी चाहिए। लेकिन एक सिर फिरा यात्री सू और शैन के त्याग की कद्र करते हुए जेंग के पिता पर बंदूक तान देता है और उन्हें सीट से बांध देता है ताकि वे बुजदिलों की तरह भाग न सकें। इसी बीच बेसमेंट के ऊपरी स्टोर रूम में ढी पर हुई भारी आवाज उस घने अंधेरे में भूचाल ला देती है। घोंसले के अंदर एक साथ करोड़ों लाल आंखें जल उठती हैं और चूहों की काली बाढ़ चीखती हुई उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। सू चिल्लाता है, शैन भागो, पर शैन का पैर बुरी तरह मुड़ चुका था। हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। भारी दिल के साथ सू, शैन और टिंग दवा लेकर ट्रेन की तरफ भागते हैं। उधर ट्रेन के पास भी मौत का तांडव जारी था। अंधेरा गहराते ही चूहों ने ट्रेन को घेर लिया था। एक घबराया हुआ यात्री दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करता है, पर चूहे उसे पल भर में चट कर जाते हैं। सू और उसके साथी किसी तरह दौड़ते हुए ट्रेन में दाखिल होते हैं और ट्रेन रवाना हो जाती है। लिंग बिना वक्त गंवाए सभी संक्रमित लोगों और अपने भाई को एंटीडोट का इंजेक्शन देना शुरू कर देती है। सू राहत की सांस लेता है, पर अचानक एक जोरदार झटके के साथ ट्रेन फिर रुक जाती है। सामने पटरी पर एक मालगाड़ी के भारी भरकम डिब्बे पलटे पड़े थे, जिसने रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। सामने पटरी पर पलटे पड़े मालगाड़ी के लोहे के डिब्बे किसी विशाल पहाड़ की तरह रास्ता रोके खड़े थे। अगर ये डिब्बे नहीं हटे तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती थी और सूरज ढलते ही पूरी ट्रेन चूहों की कब्रगाह बन जाती। घायल होने के बावजूद शैन सबसे पहले बाहर आता है और कहता है, इतनी दूर आकर हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आखिरकार पहला भारी डिब्बा पटरी से नीचे गिर जाता है। सबके चेहरे पर जीत की चमक आती उससे पहले ही जंगल की तरफ से एक खौफनाक आवाज गूंजती है, ची ची ची। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। घने जंगलों से निकलकर लाखों चूहों का समुद्र सीधे उनकी तरफ बहता चला आ रहा था। जोर से दहाड़ता ट्रेन के पहिए पटरियों पर चिंगारियां छोड़ते हुए भारी रफ्तार पकड़ लेते हैं। ट्रेन पटरियों पर जमे चूहों को कुचलते हुए आंधी की तरह आगे निकल जाती है। धीरे धीरे चूहों का वह शैतानी झुंड पीछे छूटने लगता है और पटरियों का सन्नाटा वापस लौट आता है। कुछ मिनटों बाद खिड़की के कांच से सुबह के उगते सूरज की लाल सुनहरी किरणें अंदर आकर सू और टिंग के चेहरों को छूती हैं। एंटीडोट का असर शुरू हो चुका था और टिंग का छोटा भाई अब होश में आ रहा था। कई घंटों के खौफनाक तांडव, अपने साथियों के बलिदान और मौत के उस भयानक मंजर के बाद आखिरकार उन्होंने जिंदगी की जंग जीत ली थी।